गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अध्याय समाप्त किया मांग की अवधारणा से संबंधित, जिसके 4 पार्ट अपन ने बनाए। 4 वीडियोस के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, जिनके लिंक मैं आज के अध्याय के साथ भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है, किसी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आती है, तो आप मुझे मैसेज करके अवगत करवा दें। आज हम बात करते हैं मांग के से संबंधित ही नेक्स्ट लेसन की मांग की कीमत लोच। विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच समझने से पहले अपने को ये जान लेना है कि मांग की कीमत लोच जो है उसका संबंध कीमत से किस तरीके से अपन निर्धारित करते हैं। चूंकि अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके इस विषय के अंदर कि कीमत में मांग का जो नियम था उसके अंदर की कीमत में कोई परिवर्तन होता है, अन्य बातें समान रहने का। अन्य बातें समान रहने पर कीमत यदि बढ़ती है तो क्वांटिटी में कमी होती है और कीमत घटती है तो क्वांटिटी में वृद्धि। अब मांग के अंदर हमने केवल इतनी ही चर्चा की कि कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी होती है और कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि होती है। यहां पर हम इसको गणितीय रूप में देखेंगे कि कीमत कितनी बढ़ती है और जितनी कीमत बढ़ती है उससे कितनी मात्रा के अंदर क्वांटिटी कम होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन इस अध्याय के अंदर गणना के माध्यम से इन चीजों को कंप्लीटली समझेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय की चर्चा करें तो उसके अंदर पहला ही टॉपिक आता है अपना मांग की लोच है क्या। क्योंकि विद्यार्थी यहां ध्यान रहे हैं आपको कि इसको मांग की लोच भी हम कहते हैं और इसको हम मांग की कीमत लोच, इसको साइन के रूप में जब हम यूज करते हैं तो कहीं पे विद्यार्थियों आपको ईडी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको ईपी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही चीजें सेम ही है। मांग की लोच भी वही है और मांग की कीमत लोच भी वही है, तो इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि मैं उसको मांग की लोच लिखूंगा तो मैं उसके लिए ईडी लिखूंगा, यदि मैं उसको मांग की कीमत लोच लिखूंगा तो मैं इसके लिए ईपी लिखूंगा। तो इन साइन के लिए आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो कि इसका अर्थ किससे क्या लगाया जाता है। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रूप में व्यक्त करते हैं। साइन जो हम यूज कर रहे हैं उस साइन को केवल ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट फॉर्म इसकी अपन यहां पर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मांग की कीमत लोच जो है उसकी परिभाषा क्या है। यदि मैं बात करूं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि कीमत में कोई जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण जिस अनुपात में मांग मात्रा में परिवर्तन होता है उसको हम मांग की कीमत लोच कहेंगे। अब इसको सरल शब्दों के अंदर यदि हम चर्चा करें सामान्य स्थिति के अंदर, तो मैं विद्यार्थियों आपको वही लेके जा रहा हूं जो मांग का नियम था। मांग का नियम था उसको हम स्टार्ट करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन से व्यक्त कर रहे थे। अब यहां पर ये ध्यान दें कि हमने वहां पर भी चर्चा सबसे पहले स्वतंत्र चर की थी, तो यहां पर भी हमें चर्चा है वो स्वतंत्र चर की ही करनी है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में
होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मान मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मान की कीमत लोच कहा जाता है। चेंज केवल वहां में हमने मात्रा की बात की थी, किंतु यहां पर हम उसकी क्वांटिटी की उस वे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर उसके परिमाण अपने के पास प्राप्त है। वहां पे अपने पास मान के नियम में कोई परिमाण प्राप्त नहीं थे, केवल सीधी सीधी चर्चा हमने की कि कीमत बढ़ रही है तो मान मात्रा कम हो रही है और कीमत घट रही है तो मान मात्रा बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसका जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, उसकी हमने इसमें कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इस अध्याय में हम उनकी क्वांटिटी की चर्चा करते हैं कि किस मात्रा के अंदर कितना बदलाव इसके मध्य देखने को मिल रहा है। यहां पर हमने इस परिभाषा के अंदर दो शब्द यूज किए, एक है कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और दूसरा हमने लिया है मान मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। तो विद्यार्थियों यहां पे पहले ये समझ लें कि कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अपन कैसे ज्ञात करेंगे और मान मात्रा में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन की बात करते हैं अपन। कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर होगा कीमत में हुए चेंज। अब कीमत में चेंज क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि प्रारंभिक कीमत थी P0 और अब कीमत बदल गई और हो गई P1। तो कीमत में जो परिवर्तन हुआ, कीमत में होने वाला परिवर्तन, अब इस परिवर्तन को अपन इसके वे में दर्शाएंगे तो अपन लिखेंगे P1 माइनस P0। वर्तमान में जो कीमत है उस कीमत में से अपन प्रारंभिक कीमत को घटा देंगे और बटे प्रारंभिक कीमत। क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक कीमत अपन ने P0 ली तो इसकी जगह अपन P0। जब इसको हम लिखेंगे आनुपातिक परिवर्तन को कि कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन किसके बराबर है, तो कीमत में परिवर्तन होने वाला है वो P1 माइनस P0 और प्रारंभिक कीमत है P0। यहां पे जो नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं अपन, तो ये परिवर्तन को बता रहा है कि कीमत में परिवर्तन है, तो परिवर्तन के लिए हम साइन यूज करेंगे डेल्टा। P में हो रहा है यानी प्राइस में हो रहा है तो अपन इसके लिए लेंगे P साइन, और मैं P0 को यूज कर रहा हूं प्रारंभिक कीमत के रूप में, P के रूप में, इसलिए अपन इसको लिख देंगे डेल्टा P बटे P। अब यहां पे विद्यार्थी ध्यान दें कि ये डेल्टा जो है ये एक साइन है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, केवल परिवर्तन को बता रहा है कि इस चर के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्राइस में ये परिवर्तन को बता रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है सेम इसी प्रकार से हम उसको भी लिखेंगे मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है मांग
मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग मात्रा। विद्यार्थियों यहां पर भी हमें सेम चीज को ही यूज करना है जैसा कि हमने यूज किया वहां पर। विद्यार्थियों किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना वीडियो बीच में बंद हो गया, क्योंकि इसी के नेक्स्ट हम चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है मांग मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग मात्रा। क्योंकि हमने पीछे देख चुके हैं कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के लिए जिस प्रकार से हमने इसकी परिवर्तन को ज्ञात किया, आनुपातिक परिवर्तन को ज्ञात किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभिक मांग मात्रा Q0 और परिवर्तन के बाद जो मांग मात्रा आ रही है वो है आपकी Q1। Q0 और Q1 मांग मात्रा एक प्रारंभिक है, एक परिवर्तन के बाद की है। तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q0 बटे प्रारंभिक मांग मात्रा अपन ले रहे हैं Q0। जब परिवर्तन की यहाँ बात कर रहे हैं, परिवर्तन अपन निकाल रहे हैं, तो परिवर्तन के लिए अपन साइन यूज कर लेंगे डेल्टा Q और प्रारंभिक मात्रा के लिए Q हो जाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपन मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन भी प्राप्त कर लेंगे और कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन भी हम प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो मान ली कीमत लोच की परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन जब इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूले में विद्यार्थियों ध्यान रखें कि जो स्वतंत्र चर होता है वो हल के अंदर यूज किया जाता है और आश्रित चर है वो अंश के रूप में यूज किया जाता है। जब मान की कीमत लोच का फॉर्मूला लिखें तो होगा मान की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। विद्यार्थियों मान की कीमत लोच को चूंकि पीछे हम चर्चा कर चुके कि इसको मान की कीमत लोच को ईपी साइन द्वारा व्यक्त करेंगे। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को हमने देख लिया कि डेल्टा Q बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाएगा और मान कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है वो डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P के रूप में। जब हम इसको हल करेंगे तो अपने को मिलेगा, आपने पीछे छोटी क्लासों में रूल पढ़ा होगा, यदि कहीं भाग होता है तो भाग को अपन जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्याएं आगे वाली हैं वो पलट जाएंगी, यानी अंश वाली हर में और हर वाली अंश में चली जाती है। तो उस प्रकार से इसको हम जब चेंज करते हैं तो डेल्टा Q बटे Q इंटू P बटे डेल्टा P, और इसको थोड़ा अपन सुधार के लिखें तो डेल्टा P बराबर EP बराबर डेल्टा Q, परिवर्तन वालों को एक साथ लिख दें तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने सूत्र देखा कि EP बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q है, किंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ माइनस का साइन भी यूज करना है। अब विद्यार्थियों प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ये चीज कहीं भी माइनस का साइन की चर्चा नहीं की और मैं लास्ट में आके इसको माइनस का साइन इस पे यूज कर रहा हूं, तो इसकी वजह क्या है? तो ये विद्यार्थियों आपको देखना है कि हमने मांग के नियम में देखा कि मांग मात्रा और कीमत दोनों के मध्य विपरीत संबंध है, और यहाँ पर जो ये माइनस साइन जो यूज किया गया है, जब हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र के साथ ही अपने को इस माइनस साइन को यूज करना है। ये साइन ये नहीं बताता कि मांग की लोच ऋणात्मक है, ये साइन अपने को बताता है कि मांग मात्रा और कीमत के बीच
वो विपरीत पाया जा रहा है। तो ये कतई ना समझे कि मांग की लोच ऋणात्मक है। इसका अर्थ ये कि मांग की मात्रा और कीमत के बीच में पाया जाने वाला संबंध है वो ऋणात्मक है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है और कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। क्योंकि ये साइन सूत्र के अंदर अपन अपनी ओर से यूज करते हैं क्योंकि संबंध को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों जब आप इसके कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अंकीय उदाहरण जब आप इनके हल करोगे तो उस समय इसको आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय तो कीमत का प्रभाव है वो स्वतः ही बताएगा कि कीमत और मांग मात्रा में संबंध विपरीत है या सीधा संबंध उनके मध्य पाया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत में 10% परिवर्तन होता है। कोई वस्तु है जिसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन बराबर बताया गया है कि 10% होता है, और इस 10% परिवर्तन के कारण जो मांग है उसमें परिवर्तन आपका 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो रहा है। जब कीमत में 10% की गिरावट यदि हो रही है, गिरावट हो रही है इसका मतलब ये घट गई, तो गिरावट का मतलब ये घटना है, घटने से अपन लेंगे तो 10% ये घट रही है, लेकिन उसके कारण पहले प्रारंभिक स्थिति के अंदर कंडीशन थी कि 10 इकाई को ले रहा था, लेकिन 10% जब कीमत गिर गई तो उसकी वजह से कितना इकाइयां हो गई? 14 इकाइयां, यानी कि 4 इकाइयां यहाँ पे बढ़ गई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जैसे अपन मांग की लोच को अनुपात के रूप में जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से इसको यदि प्रतिशत विधि के रूप में भी अपन यूज करें तो प्रतिशत के अंदर जब हमें लोच को ज्ञात करते हैं, लोच के फार्मूले को बात करते हैं तो कोई ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, सेम ही कंडीशन है। हम जो सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे ईटी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालें? तो फॉर्मूला सेम ही है, एक का मैं निकाल के बताता हूं कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है मांग मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग मात्रा गुणा 100। अब मांग मात्रा में परिवर्तन चूंकि अपन जानते हैं क्या होता है, डेल्टा क्यू, प्रारंभिक मांग मात्रा है क्यू गुणा हो गया 100, ये आपका कहलाएगा मांग मात्रा में परिवर्तन। चूंकि विद्यार्थियों यहां पर अपने को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पहले से दे रखा है कि कीमत 10% घट रही है, तो ऐसी स्थिति में अपन इसका भी प्रतिशत परिवर्तन ही निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख देंगे। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के लिए चेंज क्या हो रहा है, वर्तमान में 14 इकाई, प्रारंभिक 10 इकाई, मीन्स 14 माइनस 10 बटे प्रारंभिक है 10 गुणा हो गया 100। जब इसको हल करोगे तो आपको कितनी मिलेगी? यहां से इसको हल किया 4 बटे 10 गुणा 100, एक सिफर मीन्स 40% की वृद्धि। देखिए यहां पे ध्यान दें कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये बढ़ी है, क्योंकि ये घटने की पहले से बात है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव। अब इस चीज को अपन किस में रख देंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर ऊपर। तो इसमें मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 40% और कीमत में परिवर्तन है वो
10%, -10% ये बता रहा है कि ये घटी है। अब परसेंटेज चेंज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 का भाग अपन 4 में देंगे तो कितना हुआ 4 के बराबर, अर्थात यहाँ पे EP बराबर -4 आपको मिले। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन के साथ इसीलिए यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे माइनस का मतलब ही ये हुआ है कि यहाँ पे जो मांग मात्रा और कीमत है दोनों के बीच विपरीत संबंध हो रहा है, अर्थात एक घट रही है और एक बढ़ रही है। अब विद्यार्थियों ये ध्यान दें कि यदि मान लो बाई 3 हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज नहीं करते, हो सकता है, किंतु ऐसी स्थिति के अंदर फिर हम ये नहीं कह सकते कि कीमत के घटने के कारण मांग मात्रा बढ़ी है। तब ये पॉसिबिलिटी है कि कीमत के घटने के कारण मांग मात्रा घटी हो, ये पॉसिबिलिटी है कि कीमत के बढ़ने के साथ मांग मात्रा बढ़ी हो, क्योंकि उसी स्थिति के अंदर आपको पॉजिटिव यहाँ पे प्राप्त हो सकती है लोच की मात्रा। इसके अलावा लोच की मात्रा यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब संबंध ऋणात्मक है। मांग मात्रा का जो मान है, यहाँ पे लोच का जो मान है वो तो 4 ही है, लेकिन इसके साथ माइनस का अर्थ है कि जो लोच है वहां पे कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध है वो विपरीत पाया जाता है। पहले एग्जांपल को अपन ने प्रतिशत के रूप में यूज किया, हम दूसरे एग्जांपल की चर्चा करें तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट यदि प्रारंभिक सूत्र के अकॉर्डिंग यदि हो तो कंडीशन क्या हो। एक एग्जांपल की अपन चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है, यानी प्रारंभिक कीमत में डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 है और बढ़ने के बाद में कीमत है वो कितनी हो गई है 10 रुपए हो गई है। और इस स्थिति के अंदर मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो 6 इकाई से घटकर कितना हो जाएगा 4 इकाई। प्रारंभिक 6 इकाई थी और अब घटकर कितनी हो रही है 4 इकाई। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच का मान क्या होगा, तो इसको हम इस सूत्र के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना EP इक्वल डेल्टा Q बटे Q इंटू डेल्टा P इंटू T बटे Q। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैंने बताया है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय अपन माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है वो स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा Q निकालेंगे, डेल्टा Q निकालेंगे तो Q1 माइनस Q0, तो Q1 है आपका 4 और Q0 है 6। डेल्टा P निकालेंगे तो डेल्टा P के लिए P1 माइनस P0 अपने को करना है तो 10 माइनस 6। P का मतलब प्रारंभिक कीमत 7 थी और प्रारंभिक मात्रा बटे 6। जब यहां से इसको हल करोगे विद्यार्थियों तो आपको मिलेगा माइनस का 2 और यहां से मिलेगा आपको प्लस का 3 इंटू 7/6। इसको यहीं से आप हल करना चाहो तो कर सकते हो। तो EP बराबर आपका हो गया -7/9। अब विद्यार्थी इसको आगे आप हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो EP बराबर माइनस भाग हो जाएगा नहीं तो 0.963 होते हैं तो 7 फिर से 7 बच जाएंगे तो 0.77 के बराबर आपको इसका मान है वो प्राप्त होगा। या कहीं पे आप क्योंकि ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा पॉइंट के आगे तो अपन 2 स्थान तक की ही चर्चा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आगे वाले साथ का एक इसमें ऐड करके EP बराबर -0.78 भी इसको यूज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मांग की लोच की गणना हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए जो सूत्र अपन अप्लाई करते हैं उस सूत्र को अपन किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को हल करने के लिए उसका यूज हम करेंगे, जिसके अंदर हमने दोनों की चर्चा कर ली, प्रतिशत की भी हमने चर्चा की है और सामान्य क्वेश्चन की भी चर्चा की है, जिसके अंदर कीमत के बदलाव को यहाँ पे दिखाया गया है। घटी हुई चीज को हम नेगेटिव साइन के रूप में यूज किया है अपन ने, और बढ़ती हुई चीज को अपन ने पॉजिटिव साइन के साथ यूज किया है। अभी विद्यार्थियों इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो
आती है मानकी लोच की श्रेणी। मानकी लोच की जो श्रेणियां हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट कालांश में करेंगे, किंतु आज मैं इनके कुछ जो नाम है, श्रेणियों के प्रकार हैं, उन श्रेणियों के प्रकार के कुछ नाम मैं यहां लिखता हूं। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि कल के वीडियो से पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन चीजों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। पहली मानकी लोच जो लोच है उसको हम कहते हैं पूर्ण लोचदार मानकी लोच। दूसरी है अधिक लोचदार मानकी लोच। तीसरी इसमें आती है श्रेणी इकाई लोचदार। चौथी इसमें आती है इकाई से कम लोचदार या कम लोचदार कह सकते हैं अपन, सॉरी कम लोचदार तो मैं लिख रहा हूं बेलोचदार मानकी लोच। और पांचवी आती है पूर्ण बेलोचदार मानकी लोच। इनको जब साइंस की बात करें तो पूर्णतः लोचदार को हम कहते हैं ईपी इक्वल इन्फिनिटी, अनंत है यहाँ पे लोच का मान। अधिक लोचदार मान को अपन साइंस से यूज करते हैं ईपी ग्रेटर देन 1, यानी कि ये कंडीशन है वो इन्फिनिटी से कम है किंतु एक से अधिक की कंडीशन आती है, जबकि इसके अंदर ईपी है वो इक्वल 1 की कंडीशन आती है। जबकि बेलोचदार मान की लोच की हम बात करें तो इसके अंदर लोच है ईपी लेस देन 1 होती है। और पांचवे की बात करें पूर्णतः बेलोचदार तो इसके अंदर ईपी इक्वल 0 होती है। तो विद्यार्थियों कल हम चर्चा करेंगे इन्हीं 5 श्रेणियों की और साथ में हम चर्चा इसमें करेंगे कि मान जो वक्र होता है उस मांग वक्र के साथ लोच का कैसा संबंध पाया जाता है, मांग वक्र का जो ढाल होता है उस ढाल का और इस लोच का संबंध है वो कैसा होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं या एक दूसरे के समान होते हैं। तो इस कंडीशन की चर्चा हम कल के वीडियो में निश्चित रूप से करेंगे। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपके सामने आने वाली हर समस्या को आप मेरे से जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं हो सकता है मेरे द्वारा कोई कमी छोड़ी जा रही है तो उस कमी को दूर करने का एक ही तरीका अपने पास है और वो है आपके द्वारा कम्युनिकेशन हो और आप मेरे को किसी ने भी माध्यम से आप मेरे को ये बता पाएं कि आपके द्वारा जो पढ़ाया गया उसके अंदर ये कमी देखी गई, इस कमी को किस तरीके से अपन दूर कर सकते हैं। तो उस पर मैं निश्चित रूप से पॉजिटिव लेते हुए मैं उन समस्याओं का निदान निश्चित रूप से करूंगा। चलते चलते आपसे पुनः फिर वही निवेदन, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं अकेला हूं पूरे रूम में, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। बाकी प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है कि आपको मास्क पूर्ण रूप से पूर्ण समय के लिए लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, क्योंकि कोविड का मात्र यही बचाव है, इसके अलावा कोई बचाव नहीं है। इसलिए आप सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, अपने सभी लोग जो अपने से मिलने जुलने वाले हैं वे लोग भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद।